नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। आज से हम ज्योग्राफी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। एवं दोस्तों, यह आपको वीडियो कैसा लगेगा इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही मुझे हौसला अफजाई मिलेगी और मैं इस क्लासेस को आगे की ओर कंटिन्यू करूंगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो जियोग्राफी शब्द जो दोस्तों है वह है जियो प्लस ग्राफी, मतलब पृथ्वी का अध्ययन। इसका अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी का अध्ययन। तो दोस्तों सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था दोस्तों इरेस्टैथनीज ने दोस्तों सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, एवं इन्होंने पृथ्वी का वर्णन भी किया था। पृथ्वी का वर्णन। एवं दोस्तों इरेस्टैथनीज को हम व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेस्टैथनीज ने किया था, एवं व्यवस्थित भूगोल के जनक जो कहे जाते हैं वो इरेस्टैथनीज ही कहे जाते हैं। एवं दोस्तों आप जान लीजिए कि भूगोल का जो नामकरण किया गया वो यूनानियों के द्वारा किया गया। यूनानियों के द्वारा नामकरण किया गया। दोस्तों आपको ध्यान हो जाएगा, जियोग्राफी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो इरेस्टैथनीज के द्वारा किया गया था, तथा इरेस्टैथनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है, तथा इन्होंने पृथ्वी का वर्णन भी किया है। अब दोस्तों हिकैटियस के बारे में आप जरूर जानते होंगे। दोस्तों कभी कभी भूगोल के प्री एवं मेंस में हिकैटियस के बारे में पूछा जाता है, तो आप जरूर इसके बारे में फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा। हिकैटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियड्स, तो दोस्तों इनके पुस्तक का नाम क्या था? जस पीरियड्स। जस पीरियड्स, इसमें उन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया है। तो दोस्तों हिकैटियस को और एवं दोस्तों हिकैटियस को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। भूगोल का जनक। तो दोस्तों हिकैटियस जो है उन्होंने, उसकी पुस्तक क्या है? जस पीरियड्स। इसमें उन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया है, तथा इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। एवं व्यवस्थित भूगोल का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? इरेस्टैथनीज को। एवं सर्वप्रथम उन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। एवं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम जानते हैं कि भूगोल में दो चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये फैक्ट्स जो हैं जो वो आप ध्यान रखिएगा, एवं मैं खाली केवल दोस्तों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों आप चाहें तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, जो कि वनडे एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों भूगोल, तो भूगोल में दो चीजें होती हैं दोस्तों। क्या? सबसे पहले तो होता है मानव, और उसके चारों ओर का होता है वातावरण या पर्यावरण। दो चीजें होती हैं दोस्तों। इन्हीं के आधार में पूरे भूगोल जो होता है दोस्तों, जियोग्राफी उसकी सुनिश्चित की जाती है कि वह किस तरह से जाएगा या किस तरह से व्यवहार करेगा। तो दोस्तों इसकी दो विचारधाराएं हैं। क्या है दोस्तों? दो विचारधाराएं हैं। तो पहली विचारधारा जो है वह है संभववाद। तो संभववाद क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो संभववाद जो होता है दोस्तों, उसके अनुसार जो होता है वह मानव को सर्वश्रेष्ठता प्रदान करता है। अर्थात इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण को अपने अनुसार चेंज कर सकता है। क्या करता है दोस्तों? मानव जो होता है वह पर्यावरण को अपने अनुसार चेंज करता है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठता, संभववाद में सर्वश्रेष्ठता मानव के बारे में दर्शाई गई है दोस्तों, तथा इसके जो जनक कहे जाते हैं या फिर इसके मान्यकर्ता या समर्थक कहे जाते हैं उनका नाम है वाइडल डिला ब्लास और फैब्रे। दोस्तों आप जरूर ध्यान रखिएगा, वाइडल डिला ब्लास एवं फैब्रे, आप इसको नोट कर सकते हैं। तथा दूसरा जो है दोस्तों, पहला संभववाद हुआ, तथा दूसरा जो है वह निश्चयवाद है। निश्चयवाद। तो दोस्तों इसमें जो है वह वातावरण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है या पर्यावरण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके अनुसार जो है दोस्तों, इसकी परिभाषा यह है कि
जो पर्यावरण है वह अपने अनुसार सबको नियति प्रदान करता है, या पर्यावरण द्वारा ही सब कुछ निर्धारित किया जाता है। क्या? पर्यावरण वरण द्वारा ही सब कुछ निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आज का युग जो है वह संभववाद की तरफ है या निश्चयवाद की तरफ। संभववाद में मानव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जो कि मानव चाहे तो पर्यावरण को किसी भी तरह से चेंज कर सकता है। और निश्चयवाद में दोस्तों पर्यावरण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जिसमें पर्यावरण अपने अनुसार किसी भी चीज को निर्धारित करता है। तो निश्चयवाद के जो दोस्तों समर्थक थे वो थे रिटर एवं रैटजेल। रिटर एवं रैटजेल जो थे दोस्तों वह निश्चयवाद के समर्थक माने जाते हैं। आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। इसमें कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं दोस्तों भूगोल के बारे में। भूगोल की परिभाषाएं इसमें सबसे पहले आते हैं स्ट्रैबो। दोस्तों स्ट्रैबो ने क्या कहा है कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंदर, दोस्तों भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंदर दोस्तों वनस्पति, खगोल पिंड, फल, महासागर, स्थल, कुल मिलाकर दोस्तों स्ट्रैबो के द्वारा जो है वह यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भूगोल के विषय में हम सभी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, चाहे वह वनस्पति हो, चाहे महासागर हो, चाहे स्थल हो दोस्तों, चाहे वो फल फूल हो या फिर खगोलीय पिंड हो। तो दोस्तों यह स्ट्रैबो के द्वारा परिभाषित किया गया है। दूसरे थे टॉलमी। दोस्तों इनके द्वारा भारत का भूगोल भी इनके द्वारा लिखा गया है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल। एवं टॉलमी ने यह बताया है कि जो भूगोल है वह पृथ्वी की झलक को स्वर्ग जैसा दिखाता है। मतलब दोस्तों जो यह पृथ्वी है वह स्वर्ग को दिखाती है। भूगोल एक ऐसा विषय है या एक ऐसा स्थल है जिसमें पृथ्वी जो है वह स्वर्ग की झलक को दिखाता है, वह टॉलमी ने कहा था। एवं स्ट्रैबो में उसने सभी विषय को, भूगोल के सभी विषय को अपने में निरूपित कर दिया था। ठीक है ना दोस्तों। अब हम तीसरे में आते हैं, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स जैसे कि इनके दोस्तों इनको रटने के लिए एक थोड़ी ट्रिक टाइप से है। होम्स मीन्स होता है दोस्तों हाउस या घर। तो ये भूगोल क्या है? भूगोल जो है दोस्तों वह मनुष्यों के रहने, भूगोल में जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वह क्या है? मनुष्यों के रहने का स्थल है। मनुष्यों के रहने का स्थल है। तो दोस्तों आपने भूगोल की परिभाषाओं में पढ़ा स्ट्रैबो को, टॉलमी को एवं आर्थर होम्स को। आर्थर होम्स को हम होम्स के द्वारा ध्यान रख सकते हैं कि भूगोल में जो पृथ्वी है वह मनुष्य के रहने का स्थल है, तो घर है कुल मिला के। तो होम्स मीन्स घर, हाउस। टॉलमी क्या बतलाते हैं कि भूगोल जो है, भूगोल में पृथ्वी जो है एक स्वर्ग की झलक है। क्या है दोस्तों? पृथ्वी जो है वह स्वर्ग की झलक है, टॉलमी द्वारा बताया गया है। एवं स्ट्रैबो में क्या है दोस्तों कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें वनस्पति, महासागर, फल, स्थान, फल फूल, खगोलीय पिंड सबके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये 3 परिभाषाएं थी। तो दोस्तों ये जियोग्राफी जो है उसकी जो कार्यात्मक पद्धति है उसको हमने अभी पढ़ लिया है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं ब्रह्मांड। तो दोस्तों ब्रह्मांड जो है वह दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, द्रव्य प्लस ऊर्जा। ब्रह्मांड जो है दोस्तों वह द्रव्य प्लस ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। एवं दोस्तों अब इसके प्रमुख सिद्धांत पढ़ते हैं।
सिद्धांत। तो इसमें दोस्तों आपके 4 सिद्धांत हैं जिसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। पहला है बिग महाविस्फोट सिद्धांत। दूसरा है साम्यावस्था, और इसी को कहते हैं दोस्तों सतत सृष्टि सिद्धांत। सतत सृष्टि या साम्यावस्था या स्थिर अवस्था आप जोड़ लीजिएगा। साम्यावस्था, सतत दृष्टि एवं सतत सृष्टि एवं स्थिर अवस्था। एवं दोस्तों इसका तीसरा जो है वह है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत। एवं जो चौथा है दोस्तों वह है स्फीति सिद्धांत। तो दोस्तों सबसे पहले अपन आते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत में। तो दोस्तों महाविस्फोटक सिद्धांत या इसे को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है दोस्तों, जिसे एब जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा व्याख्यात किया गया है। एब जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा बतलाया गया है इस महाविस्फोटक सिद्धांत को। एवं जो साम्यावस्था का सिद्धांत है दोस्तों उसे थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी द्वारा बतलाया गया है। थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी के द्वारा बताया गया है। एवं जो दोस्तों ये दोलन सिद्धांत है जिसे हम पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहते हैं, इसे एलन संडेज ने बतलाया है। तो दोस्तों एवं स्फीत सिद्धांत है दोस्तों जिसे इन्फ्लेमेटरी थ्योरी भी कहते हैं, इसे एलन गुथ ने बताया है। तो दोस्तों हम पहले पढ़ते हैं ब्रह्मांड जो है 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। इसके 4 सिद्धांत के बारे में हम 4 सिद्धांत हैं। पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत, साम्यावस्था या सतत सृष्टि या स्थिर अवस्था सिद्धांत। इसे स्टडी स्टेट थ्योरी भी कहा जाता है दोस्तों, इंग्लिश में स्टडी स्टेट थ्योरी। एवं दोलन सिद्धांत या इसे पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है, जिसे डॉक्टर एलन संडेज ने यह सिद्धांत दिया था। एवं स्फीत थ्योरी को एलन गुथ ने दिया था। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा मान्यकारी जो सिद्धांत है वह है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे एब जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। तो दोस्तों एब जॉर्ज लेमेंटियर के अनुसार क्या था कि एक छोटा सा पदार्थ था, इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा पदार्थ था दोस्तों, जिसका आकार काफी छोटा था, आयतन जो था वह दोस्तों काफी छोटा था, लेकिन इसका जो घनत्व प्लस तापमान, 2 चीजें दोस्तों इसमें। सबसे पहले जो भी हमारे ब्रह्मांड में जो भी अणु थे या जो भी पदार्थ थे उनका जो आकार था वह काफी छोटा था दोस्तों, लेकिन उनका जो घनत्व एवं तापमान जो है दोस्तों वह काफी अधिक था, जिसके कारण यह सिकुड़ते क्या हुआ दोस्तों, इसमें एक विस्फोट हुआ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर घनत्व जो है किसी भी चीज का अगर कम होने लगेगा तो उसके जो आणविक जो द्रव्यमान है उनका फोर्स बढ़ने लगेगा एवं इसका तापमान जो है वो और अधिक बढ़ने लगेगा। तो इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है, एक विस्फोट होता है। विस्फोट के द्वारा ही दोस्तों उसमें से जो भी पदार्थ निकलते हैं वह आज के रूप में ग्रह एवं सूर्य के तारे या फिर मंदाकिनी या फिर तारों का समूह, इस तरह से ये चीजें, पत्थर, ये सब जो चीजें हैं वह चीजें बनती जा रही हैं और ये सब चीजें आज भी फैलती जा रही हैं दोस्तों। इसी को महाविस्फोटक की घटना कहा जाता है। एवं दोस्तों यह जो घटना हुई थी वह जो है 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी दोस्तों। जो महाविस्फोटक सिद्धांत जो है दोस्तों, महाविस्फोट सिद्धांत, वो 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। एवं दोस्तों जो अपने पृथ्वी का निर्माण होना शुरू हुआ था वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का जो दोस्तों सौरमंडल जो था उसका विकास होना शुरू हो गया था दोस्तों। इसकी जो पुष्टि की गई, इसकी पुष्टि दोस्तों अब किसी न किसी ने तो इसने पुष्टि की ही होगी, तभी तो यह हमारे सामने यह विषय आया है। तो यह नासा के द्वारा जो दोस्तों 2001 में
मैप, मैप का दोस्तों फुल फॉर्म है माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। क्या है दोस्तों? माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब जो था यह एक अनुसंधान किया गया था, अनुसंधान था जो कि इसने पुष्टि की थी नासा के द्वारा 2001 में मैप के द्वारा कि यह महाविस्फोटक सिद्धांत जो एफ जॉर्ज लेमेंतर के द्वारा किया गया था, दिया गया था, वही आज ब्रह्मांड को फैलाने का विषय है। एवं इसे दोस्तों सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने इसे देखा था दोस्तों। एडविन हब्बल ने अपने दूरबीन से, है ना, इस चीज का थोड़ी पता लगाया था जिसे हम रेड शिफ्ट परिघटना कहते हैं। तो दोस्तों इस घटना को सर्वप्रथम किसने दूरबीन से देखा था? एडविन हब्बल ने, जिसे रेड शिफ्ट परिघटना कहा जाता है, जिसके द्वारा यह प्रमाणित हुआ कि दोस्तों अंतरिक्ष में विस्फोट होने के बाद भी ब्रह्मांड जो है वह विस्तार ले रहा है। क्या दोस्तों? ब्रह्मांड जो है वह विस्तार ले रहा है। अब दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब हम एक और घटना जानते हैं दोस्तों, जो कि यूरोप में नासा के द्वारा ही एवं यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN, क्या दोस्तों? यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर जो रिसर्च था उसके द्वारा सन 2008 में एक महाप्रयोग किया गया था। लेकिन दोस्तों उस समय पे यह प्रयोग जो था वह असफल हो गया था, जिसमें लेकिन दोस्तों उन्होंने हिग्स बोसॉन जो है दोस्तों उसका निर्माण करने में यह सफल रहे थे। हिग्स बोसॉन जो है यह एक कण है जिसका निर्माण करने में वो दोस्तों सफल हो गए थे। एवं उनका यही मानना था, एवं इसे ये हिग्स बोसॉन को दोस्तों ये गॉड पार्टिकल्स के नाम से जानते थे। क्या दोस्तों? हिग्स बोसॉन को वो गॉड पार्टिकल के नाम से जानते थे। एवं उनका यह मानना था कि यही गॉड पार्टिकल जो है वह ब्रह्मांड की बेसिक यूनिट है। तो दोस्तों आज हमने काफी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। एवं दोस्तों यह हिग्स बोसॉन जो है दोस्तों वह बोसॉन थ्योरी के आधार पर है, जिसे हमारे भारतीय वैज्ञानिक बोसॉन के याद में इसे रखा गया है। तो दोस्तों ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मांड के बारे में जो हमने चीजें बताई ये द्रव एवं ऊर्जा के द्वारा बना हुआ है। एवं इसका जो 4 सिद्धांत है, महाविस्फोटक सिद्धांत, साम्यावस्था, दोलन एवं स्फीत सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत सबसे अधिक प्रयोगात्मक है जो कि मानी गई है, जिसके सिद्धांतकर्ता जो थे वो एफ जॉर्ज लेमेंतर थे। उन्होंने दिया था कि एक जो पार्टिकल है उसका आयतन जो है वो काफी कम है, लेकिन पार्टिकल जो है दोस्तों काफी कम होने के कारण उसका घनत्व बढ़ता जा रहा है और एवं तापमान भी बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों के घनत्व बढ़ने एवं तापमान बढ़ने के कारण उस छोटे से पार्टिकल में क्या होता है दोस्तों? एक विस्फोटक होता है। एक विस्फोट होने के कारण जो भी चीजें उसमें से निकलती हैं वही ब्रह्मांड का स्वरूप ले रही हैं। यह घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था दोस्तों। एवं जो हमारी सौर मंडल का जो विकास हुआ है दोस्तों वह 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। इस चीज को सबसे पहले एडविन हब्बल ने देखा था दोस्तों। एडविन हब्बल के द्वारा ही यह कौन सा सिद्धांत दिया गया था दोस्तों? रेड शिफ्ट परिघटना। रेड शिफ्ट परिघटना के कारण ही उन्होंने यह निश्चित किया कि दोस्तों ब्रह्मांड जो है वह फैलता जा रहा है। एवं नासा के द्वारा 2001 में मैप परियोजना जो है लाई गई थी दोस्तों। तो मैप के द्वारा ही उन्होंने दिखलाया कि ब्रह्मांड जो है हमारा एफ जॉर्ज लेमेंतर अर्थात महाविस्फोटक सिद्धांत के आधार पर फैलता ही जा रहा है। एवं यूरोपियन संघ के द्वारा भी एक रिसर्च यूनिट तैयार किया गया था, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN जिसे कहते हैं। 2008 में इन्होंने हिग्स बोसॉन नामक थ्योरी के कारण जो है गॉड पार्टिकल की खोज की थी और उनका यही मानना था कि जो ब्रह्मांड का यह एक बेसिक यूनिट है
जिसमें ब्रह्मांड के सभी रहस्य छुपे हुए हैं। तो दोस्तों अब आगे थोड़ी अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम गॉड पार्टिकल्स तक की पढ़ चुके हैं, अब इसमें ब्रह्मांड का व्यास, ब्रह्मांड का व्यास कितना है दोस्तों? वह है 10.8 प्रकाश वर्ष। दोस्तों और ये जो एक ब्रह्मांड है दोस्तों, इसमें 100 अरब मंदाकिनियां हैं, 100 अरब मंदाकिनियां हैं। एवं दोस्तों हर एक मंदाकिनी में, क्या दोस्तों, हर एक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। क्या दोस्तों, ब्रह्मांड का व्यास कितना है दोस्तों? 10 की घाते 8 प्रकाश वर्ष है। एवं दोस्तों एक प्रकाश वर्ष की यूनिट कितनी होती है दोस्तों? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और दोस्तों इसी को अगर मीटर में हम चेंज कर देंगे तो यहां पे 15 मीटर आ जाएगा। 9.46 इंटू 10 की घाते 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष की यूनिट दोस्तों इतनी है। एवं हमारे ब्रह्मांड का व्यास जो है वह 10 की घाते 8 प्रकाश वर्ष है। एवं हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां हैं एवं हर एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे स्थित हैं। एवं दोस्तों मंदाकिनी किसे कहते हैं? क्वेश्चन उठता है, मंदाकिनी हम किसे कहते हैं? यह दोस्तों तारों का समूह होता है। क्या होता है दोस्तों? तारों का समूह। यह तारों का समूह है दोस्तों, जो कि दूर से देखने पर हमें कैसा दिखाई देता है? धुंधला। क्या दोस्तों? धुंधला दिखाई देता है। मंदाकिनी क्या है दोस्तों? अगर परिभाषा आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे? मंदाकिनी जो है एक तारों का समूह है जो कि हमें सौरमंडल में धुंधला जैसा दिखाई देता है, गैस पुंज जैसा दिखाई देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? मंदाकिनी कहते हैं। और दोस्तों जो हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, वह किस मंदाकिनी में आती है? वह आती है दोस्तों दुग्ध मेखला में। दुग्ध मेखला, और इसे दूसरा कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा, या इंग्लिश में कहते हैं इसे मिल्की वे। तो दोस्तों पृथ्वी जो है वह किस मंदाकिनी में है? वह दुग्ध मेखला मंदाकिनी में है, और इसे आकाश गंगा मंदाकिनी भी कहते हैं या मिल्की वे भी कहते हैं। एवं दोस्तों आकाश गंगा जो हमारी यह मिल्की वे है, उसकी सबसे पास की जो मंदाकिनी है दोस्तों, वह है देवयानी या एंड्रोमेडा। देवयानी, या इसी को कहते हैं दोस्तों एंड्रोमेडा। देवयानी या एंड्रोमेडा, ये हमारे जो दुग्ध मेखला है जिसमें हमारी पृथ्वी है, उसकी सबसे पास की मंदाकिनी एंड्रोमेडा है। एवं नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी दोस्तों, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी यहां पे लिखे दे रहा हूं। नवीन मंदाकिनी जो है दोस्तों अभी की ज्ञात है, वह है ड्वार्फ मंदाकिनी जो है दोस्तों, वह नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। एवं दोस्तों अब हम पढ़ते हैं निहारिका के बारे में। निहारिका किसे कहते हैं? तो दोस्तों यह एक ब्रह्मांड की नर्सरी है। क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड की नर्सरी है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड की नर्सरी से क्या आशा है दोस्तों? ब्रह्मांड की नर्सरी से आशा है कि यहां पे तारों का निर्माण होता है दोस्तों, या तारों का जन्म होता है। तारों का जन्म। तो दोस्तों निहारिका क्या होता है? निहारिका को हम ब्रह्मांड की नर्सरी कहते हैं, जिसमें तारों का जन्म होता है। एवं दोस्तों तारों के जन्म होने की शर्तें क्या क्या हैं? तो दोस्तों तारों के जन्म होने की जो शर्तें हैं वह हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस प्लस हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस एवं अन्य आयनीकृत गैस, अगर ये चीजें उपस्थित है दोस्तों, तो एक तारे के निर्माण में वह सहयोगी होंगी।
इतनी सारी चीजें जो होती हैं दोस्तों वह तारे के निर्माण में प्रयोग की जाती हैं। एवं दोस्तों जो यह प्रक्रिया कहलाती है, तारे के निर्माण की जो प्रक्रिया कहलाती है वह नाभिकीय संलयन की क्रिया कहलाती है। क्या दोस्तों? संलयन। यह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहलाती है जिसमें एक हीलियम को बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसमें 4 हाइड्रोजन जो होते हैं वो चेंज होते हैं एक हीलियम में। क्या दोस्तों? 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम में चेंज होते हैं, लेकिन इसके लिए तापमान की भी आवश्यकता होगी दोस्तों। तापमान, तो इसमें जो तापमान होगा वह दोस्तों होगा 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तो तारों का निर्माण जो है दोस्तों वह निहारिका में होता है, जिसके लिए हमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस अन्य आयनीकृत गैसों की आवश्यकता होती है। एवं दोस्तों यह जो अवस्था है, यह जो तापमान है, वह नाभिकीय संलयन, यह जो प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन के द्वारा पूर्ण होती है, जिसमें 4 हाइड्रोजन जो है वह एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। एवं इसमें जो तापमान की आवश्यकता होती है वह दोस्तों 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा आप। अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास दोस्तों एक निहारिका का प्रकार है, निहारिका के प्रकार। निहारिका के प्रकार में दोस्तों हम पढ़ेंगे, इसमें 4 दोस्तों होती हैं निहारिकाएं, जो होती हैं 4 होती हैं। एक होती हैं उत्सर्जन निहारिका, दूसरी होती है दोस्तों परावर्तन निहारिका। पहली है दोस्तों उत्सर्जन, दूसरी है परावर्तन और तीसरी है दोस्तों श्याम निहारिका। पहली है उत्सर्जन, दूसरी परावर्तन, तीसरी श्याम। एवं जो चौथी है दोस्तों वह है ग्रहीय निहारिका। तो दोस्तों सबसे पहले हम उत्सर्जन निहारिका में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे जो तारे होते हैं दोस्तों वह काफी चमकीले और काफी सुंदर दिखाई देते हैं, जो कि रंग बिरंगे होते हैं। तो जो निहारिकाएं जो दोस्तों सुंदर एवं रंग बिरंगी होती हैं उन्हें उत्सर्जन निहारिकाएं कहते हैं। क्या दोस्तों? उन्हें उत्सर्जन निहारिकाएं कहते हैं। इसके उदाहरण जो है वह दोस्तों चील एवं झील। दोस्तों इसे याद करना काफी आसान है। चील एवं झील नाम की निहारिकाएं जो हैं वह दोस्तों उत्सर्जन निहारिकाएं कहलाती हैं। परावर्तन, दोस्तों वे तारे जो कि प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या दोस्तों? परावर्तन से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वे तारे जो कि प्रकाश को परावर्तित करते हैं वे परावर्तन निहारिकाएं कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है दोस्तों प्लेइडेस जो निहारिकाएं हैं वो परावर्तन निहारिकाएं कहलाती हैं। दोस्तों श्याम का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंधेला, काला अंधेला। तो इसका मतलब है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार के तहत रोक देती हैं दोस्तों। जैसे इधर से एक प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे एक दीवार का कार्य करती है, और तो इसका आशय क्या है दोस्तों? इस हाथ के इधर साइड जो होगा वह प्रकाश होगा और जो इधर साइड होगा वह अंधेला होगा। तो दोस्तों इधर साइड वाला जो एरिया कहलाता है, तो वह इसमें जो चीजें होंगी तो वह श्याम निहारिकाएं कहलाएंगी। तो दोस्तों ये जो शर्तें होती हैं दोस्तों वह आकाशगंगा में हमें बहुत दूर तक नहीं मतलब क्या होता है दोस्तों कि हम इसके द्वारा जो श्याम निहारिकाएं जहां पे पाई जाती हैं इसके द्वारा हम आकाशगंगा को बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहां पे अंधेला होता है। अब ग्रहीय निहारिकाएं, दोस्तों श्याम निहारिकाएं के हमारे पास कोई उदाहरण हमें ज्ञात नहीं है। अगर आप लोगों को मालूम हो तो जरूर हमें बताइएगा श्याम निहारिका के उदाहरण। ग्रहीय निहारिकाएं, तो दोस्तों इसका निर्माण उस समय होता है जब एक सामान्य तारा जो होता है वह एक लाल दानव तारे में चेंज हो जाता है। दोस्तों फिर से मैं बता दे रहा हूं, इसका निर्माण तब होता है जो दोस्तों जब एक तारा जो होता है, सामान्य तारा जो होता है, वह जब लाल दानव तारे में चेंज हो जाता है, तो उस समय हमारी ग्रहीय निहारिका का निर्माण होता है। तो दोस्तों आज हमने इसके बारे में पढ़ा।
और एक अभी और पॉइंट है दोस्तों, ओरियन नेबुला। क्या दोस्तों? ओरियन नेबुला। यह कभी कभी दोस्तों मेंस में 3 नंबर में पूछ दिया जाता है कि ओरियन नेबुला के बारे में बताएं। तो दोस्तों यह क्या है? यह हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल एवं चमकीला तारों का समूह है। तो दोस्तों ओरियन नेबुला किसे कहते हैं? वे आकाश गंगाओं में वे तारे जो कि शीतल एवं चमकीले होते हैं, उसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। तो दोस्तों हम निहारिकाओं के बारे में एक बार और अध्ययन कर लेते हैं। निहारिकाएं जो होती हैं वो हमारी 4 प्रकार की होती हैं। एक उत्सर्जित, परावर्तित, श्याम एवं ग्रही। उत्सर्जन में क्या होता है दोस्तों? वे जो तारे होते हैं जो कि सुंदर एवं रंग बिरंगे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे हम उत्सर्जन निहारिकाएं कहते हैं, जैसे चील एवं झील। निहारिकाएं। परावर्तन वे तारे जो कि प्रकाश का परावर्तन करते हैं, उसे परावर्तन निहारिकाएं कहा जाता है। एवं दोस्तों श्याम निहारिकाएं वे होती हैं दोस्तों जो कि प्रकाश को गतिमान करने से रोक देती है, गति करने से रोक देती है, इसलिए हम अपनी आकाश गंगाओं को बहुत अधिक दूर तक नहीं देख सकते हैं। तो एवं दोस्तों ग्रही निहारिकाएं तब बनती हैं दोस्तों जब एक सामान्य तारा जो होता है वह लाल दानव तारे में चेंज हो जाता है, तो उसे ग्रही निहारिका कहते हैं। एवं दोस्तों आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एवं अगला दोस्तों ओरियन नेबुला के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। वे आकाश गंगाएं जो कि शीतल एवं चमकीले तारों का समूह होती हैं, ऐसे आकाश गंगाओं को ओरियन नेबुला भी कहा जाता है। एवं दोस्तों कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में थोड़ी पढ़ लें जो कि आपको शायद किताबों में नहीं मिलेगा दोस्तों, ना ही ये आपको लूसेंट में मिलेगा, और शायद ये दूसरे जो भी वक्ता हैं या जो भी आपके पढ़ाने वाले हैं शायद ये आपको ना बता पाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम तारों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो तारे जो होते हैं दोस्तों वह शुरू में नीले रंग के होते हैं, फिर उसके बाद सफेद रंग के हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों यह पीले रंग का होता है, एवं दोस्तों फिर उसके बाद यह लाल दानव तारा जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों यह सर्वप्रथम क्या होता है? नीले रंग का होता है, फिर सफेद रंग का, फिर पीला और ये लाल। तो दोस्तों तारे की यह 4 रंगों की अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे शुरू में यह नीले रंग का होता है और लास्ट में लाल रंग का। तो इसमें प्रारंभिक वाले में ऊष्मा दोस्तों सबसे अधिक होती है, दोस्तों टेक्निकल इशू के कारण हम थोड़ी चीज जो भी बनाए थे तो वो थोड़ी कैप्चर नहीं हो पाया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो ये तारा होता है दोस्तों वह 4 अवस्थाओं में बटा हुआ होता है रंगों के कारण। तो प्रारंभिक अवस्था में यह नीले रंग का होता है, फिर यह सफेद में चला जाता है एवं इसका रंग फिर पीला हो जाता है, इसके बाद फिर यह सबसे लास्ट वाली अवस्था में लाल रंग का हो जाता है, जिसमें ऊष्मा सबसे कम होती है, एवं नीले अवस्था में इसमें ऊष्मा सबसे अधिक होती है। एवं दोस्तों तारा जो होता है वह ऊष्मा का परिचायक होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि तारों में खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। एवं दोस्तों ग्रहों में ना तो इनका प्रकाश होता है और ना इनकी खुद की ऊष्मा होती है, तो ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों तारों में 4 रंगों के कारण 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें हमारा सूर्य जो है दोस्तों यह अभी 3rd स्टेज में है। एवं दोस्तों जब यह लास्ट स्टेज में जाता है तो यह क्या होता है दोस्तों कि यह ऊष्मा जो होती है लाल अवस्था में सबसे कम हो जाती है, जिसे रेड जायंट कहा जाता है। एवं रेड जायंट में दोस्तों यह क्या होता है? यह ठंडे अवस्था में हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? रेड जॉइंट में यह ठंडे अवस्था में चला जाता है और ठंडे अवस्था में जाने के कारण दोस्तों यह फैलना शुरू हो जाता है, एवं फैलने के कारण इसमें विस्फोट होता है दोस्तों। तो इस विस्फोटक अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। एवं विस्फोट के कारण जो भी पदार्थ बचता है दोस्तों उसका द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुणित कम होता है तो उसे श्वेत वामन तारा कहा जाता है। यदि उस पदार्थ का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुने से अधिक होता है तो वह काला वामन तारा कहलाता है। और यह जो काला वामन तारा है दोस्तों उसे न्यूट्रॉन या पल्सर भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काले वामन तारे को हम न्यूट्रॉन या पल्सर भी कहते हैं। न्यूट्रॉन एवं पल्सर जो है जब यह सिकुड़ना शुरू हो जाता है तो दोस्तों इसका घनत्व जो होता है वह असीमित हो जाता है। और इसी असीमित घनत्व के कारण दोस्तों इसकी असीमित घनत्व के कारण जब इसमें प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता है
एवं या कहने का मतलब यह है कि प्रकाश भी जब इसमें से गुजर नहीं पाता है तो यह ब्लैक होल की अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे दोस्तों अंतिम में ब्लैक होल प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह थी तारे के बारे में जानकारी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, तो दोस्तों इसके बारे में आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों आज की जो ब्रह्मांड की क्लास है, ये जियोग्राफी के ब्रह्मांड की क्लास है, आज यहीं तक। तो दोस्तों आपको जैसे भी यह क्लास लगी हो तो प्लीज़ हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा। अगर यदि आप चाहेंगे तो मैं इसी तरह से आपको कंटिन्यू यह क्लास प्रोवाइड करवाता रहूँगा।